हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम हिंदी साहित्य से रिलेटेड पेपर 2 यूजीसी नेट में जो आता है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें करते हैं और पढ़ते हैं। और अभी हम पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें से अगर आगे पैटर्न चेंज होता है, क्वेश्चन चेंज नहीं होते बट टॉपिक, तो क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, पैटर्न चेंज होता है बट हमेशा टॉपिक तो सेम ही रहता है ना। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे हम इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर पैटर्न चेंज होता है, वो चीज़ें पैटर्न चेंज होके उसमें आती हैं, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, तो ज़्यादातर 90% वो प्रीवियस ईयर से ही बनता है। तो बिना देरी के हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम काजल है, मैंने ऑलरेडी यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करा हुआ है और अभी मैं डीयू से पीएचडी में एनरोल पे हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं है। नहीं है मतलब यहाँ पे ये नहीं है बताने की है, नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, हमें लगता है कि है पूछे और ऊपर की जो ज्यादातर होती है वो होती है, तो हम गलत पे निशान लगा देते हैं। आज के अतीत, तिरस्कृत, पानी बीच, पानी बीच में, पानी बीच मीन प्यासी, मेरी पत्नी और भेड़िया। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 4, बी 2 और 3, सी 1 और 2, डी 1 और 3। और अब इस तरीके के नहीं है और है वाले क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले में आने लग गए। स्टेटमेंट वाले आपको पता होगा, जिसमें 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे स्टेटमेंट होते हैं और उसमें लिखा होता है कि इसमें से क्या सही नहीं है। तो आपको सही है पे टिक नहीं करना होता, सही नहीं पे करना होता। उसमें जब 6 स्टेटमेंट होती है तो उसमें नीचे ऑप्शन दिए होते हैं 1, 2, 3, 4 ठीक है, 1, 3, 4 ठीक है, 1, 5, 6 ठीक है, ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं, आपको उसमें से देखना होता है। इसका आंसर करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। तो आज के अतीत और पानी बीन मीन प्यासी, डी के आंसर इसका सही हो जाएगा। इसका आंसर एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आज के अतीत और पानी बिन मीन प्यासे दलित आत्मकथाएं नहीं है। आज के अतीत प्रसिद्ध कथाकार भीष्म साहनी की आत्मकथा है, जबकि पानी बिन मीन प्यासी लेखक मिथिलेश्वर का आत्मकथानक उपन्यास है। वहीं तिरस्कृत दलित लेखक सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है। आपको पता होना चाहिए ये ना, मिथिलेश्वर जी का इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। तिरस्कृत जो सूरजपाल चौहान जी का है, आत्मकथा। और मेरी पत्नी और भेड़िया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। धर्मवीर भारती की आत्मकथा है। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना। प्रेम मार्गी सूफी काव्य में बताना आपको कि उनकी क्या विशेषताएं हैं। ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, नायिका को ईश्वर के समक्ष मनाना, कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना, सगुण ईश्वर की उपासना। ए 1 और 4, बी 1 और 3, सी 2 और 4, डी 3 और 4। आप इसको बहुत इजीली ना, अगर आपको ना भी आंसर आता हो तो आप सिर्फ इसे एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, जो भी प्रेम मार्गी सूफी कवि है, तो ये ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी निर्गुण में आते हैं, सगुण में नहीं आते। और ये सगुण ईश्वर की उपासना करना बिल्कुल नहीं हो सकता हमारे आंसर में। तो जहां जहां 4 है वहां वहां कट हो जाएगा आंसर, और उसके बाद सिर्फ एक बचता है 1 और 2। तो यही दोनों इसकी विशेषताएं हैं।
ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग। देखिए, प्रेम मार्गी सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना और कथानक की रूढ़ी परंपराओं का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना शामिल है। सगुण ईश्वर की उपासना सगुण भक्ति शाखा की विशेषता है, ना कि प्रेम मार्गी सूफी काव्य की। इसी तरह नायक को ईश्वर के समान मानना भी प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषता नहीं है, क्योंकि इस परंपरा में नायिका को ही ईश्वर के समक्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का नाटक है जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए उसके कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। श्वेतांग, दंतुल, अनुस्वार, स्वामांग। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 2 और 4। बताइए इसका आंसर, के बाद हम अपने आंसर पर बढ़ेंगे। अगर आपने ये आपने पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा, और अगर आप कोई नाटक नहीं पढ़ते हैं तब भी आपको नाटक वो नाटक कब लिखा गया, कब खेला गया, उसके उसके नाटककार कौन है, उसके लेखक कौन है, ठीक है, और उसमें किसने परफॉर्मेंस दी है। मतलब कई ऐसे नाटक है जो खेले गए हैं, तो उसमें किसका रोल किसने किया है, या आपको पता होना चाहिए, जो आजकल क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, और उनके पात्र और उनके जो, जैसे उसमें कितने, जैसे क्यों कितने भाग में बटा हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए, और उन भागों के नाम भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो दंतुल और अनुस्वार, ये इसके आंसर हो जाएगा। और आपको इसके सारे पात्र के नाम पता होने चाहिए। मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन में दंतुल और अनुस्वार पात्र है। इसमें दंतुल एक राजपुरुष है और अनुस्वार नाटक में अधिकारी के रूप में दिखाया गया है, जबकि श्वेतांग और स्वामांग मोहन राकेश के दूसरे नाटक लहरों के राजहंस के पात्र है। अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि लहरों के राजहंस हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उनसे ज्यादा रिलेटेड अब आते नहीं, हमारे सिलेबस में जो है उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इनकी एक रचना नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, तो इनकी रचना हमें पता होनी चाहिए। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, साहित्य का मर्म, मध्यकालीन धर्म साधना, भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास। बताइए, और आपको बतानी है इनकी कौन सी रचनाएं हैं। साहित्य का मर्म और मध्यकालीन धर्म साधना, इन दोनों, ये दोनों है, तो ये ठीक हो जाएगा। और अगर आपको सारी रचनाएं नहीं याद हो रही तो जो प्रीवियस ईयर में कम से कम आई है वो आपको एक जगह लिख लेनी चाहिए। ठीक है, साहित्य का मर्म और मध्यकालीन धर्म साधना प्रसिद्ध आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। और आपको जितने भी आलोचक है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे नामवर सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, क्या, और रामविलास शर्मा और रामचंद्र शुक्ल, इन सब की, और जो भी एक दो रह गए होंगे, नगेंद्र बैती हैं, उन सब की आपको रचनाएं पता होनी चाहिए, जो जो आलोचक हैं। ठीक है, जबकि भारतीय सौंदर्य बोध और डॉक्टर तुलसीदास और रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। और आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक रचना है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि आधुनिक साहित्य का सृजन और समीक्षा इसकी है नंद दुलारे वाजपेयी, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियां हैं? ख्याल, माच, नाचा, पंडवानी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4।
बताइए, आपको छत्तीसगढ़ का बताना है। और ये आप तभी बता सकते हैं जब आपको पता होगा, कोई ट्रिक नहीं है। 3 और 4, ठीक है? ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। नाच और पंडवानी छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक शैलियां हैं। ख्याल राजस्थान का है। ख्याल में नहीं, मतलब आप ख्याल को ऐसे याद रख सकते हैं राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान में एक हम डेजर्ट वाली फीलिंग आती है ना, तो डेजर्ट में जब हम जाते हैं, हम रेगिस्तान में अगर जाते हैं तो हमें हर जगह पानी पानी दिखता है। तो हम वो सिर्फ एक ख्याल होता है, ठीक है? मृग तृष्णा भी कहते हैं उसे। तो उससे आप याद रख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय लोक नाट्य है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन अभी बना था पिछले साल, ठीक है? ये कहाँ से रिलेटेड है, कहाँ से नहीं है, ठीक। वही माच मालवा, देखो, माँ से माच, माँ से मालवा, तो याद रहेगा मामा। क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक नाट्य रूप है, जिसे मालवी क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में माचा, मछली, मचली, मचेली, मचान आदि नामों से भी जाना जाता है। पंडवानी गायन शैली को तीजन बाई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना और सम्मान दिलाया है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि पंडवानी गायन शैली को किसने सम्मान दिलाया, तीजन बाई ने, ठीक है? निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक ये रही, सूची दो दूसरी साइड है। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? राजस्थानी कहाँ बोली जाती है? राजस्थानी सबसे इजी है, अगर आपको देखना हो तो, और इसी से आप आंसर लगा सकते हैं, ठीक है? तो भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, तीन कन्नौजी, चौथा मालवी। एक का चार, दो का तीन, का दो, चार का एक। बी में एक का एक, दो का चार, तीन का तीन और चार का दो। आप यहाँ से कैसे मैच कर सकते हैं? ऐसे, ठीक है? तीन का दो, दो का एक, तीन का चार, चार का तीन। एक डी में एक का तीन, दो का दो, तीन का एक और चार का चार। आंसर बताइए, फिर हम आगे आंसर। बहुत इजी है, एक को भी मैच कर लोगे तो सबका पता चल जाए, ठीक है? देखो, इसमें जो सबसे इजी था मैंने बताया, राजस्थानी का मालवी हो जाएगा, ठीक है? एक का चार एक ही में, ये हो गया। पश्चिमी हिंदी का कन्नौजी, ठीक है? पूर्वी हिंदी का छत्तीसगढ़ी, और बिहारी हिंदी का भोजपुरी, ठीक है? सारे इजी थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए आंसर ठीक हो जाएगा, राजस्थानी का मालवी, बिहारी हिंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, थोड़ा जल्दी जल्दी। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। घनानंद, बोधा, सुदन और पद्माकर। जगत विनोद, विरह लीला, विरह बारिश, ठीक है? और सुजान चरित। तो हाँ, मैंने आ रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कौन से का क्या होगा, और ये भी बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अगर आपको एक भी पता होगा तो आप बता सकते हैं। एक का एक, दो का दो, तीन का तीन और चार का चार। बी में एक का दो, दो का तीन का चार, चार का एक। और सी में एक का तीन, दो का चार, तीन का एक और चार का दो। डी में एक का चार, दो का एक, तीन का दो और चार का तीन। बताइए इसका आंसर, हम आगे।
ओ सॉरी, ठीक है, गणानंद का हो जाएगा वीरा लीला। एक का दो सिर्फ एक ही में है। क्या बोधा का वीर वारिश, सुदन का सुजान चरित्र और पद्माकर का जगन विनोद। ठीक है, धनानंद वीर लीला, बोधा वीर वारिश, सुदन जनचरित्र और पद्माकर का जगत विनोद। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रतीकवादी नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। विज्ञान गीता, ज्योत्सना, नवरस, देव मायापन। ठीक है, आपको बताना है। सेठ गोविंदास, देव, केशव, सुमित्रानंदन, पंत। यहाँ पे जो है नाटक दिए हुए हैं, यहाँ पे नाटककार दिए हुए हैं या जो लेखक है वो दिए हुए हैं, और आपको मैच करना है। ठीक है, ए का, ए में वन का तीन, बी का दो का चार का एक और चार का दो, बी में एक का चार, दो का तीन का दो और चार का एक, एक का एक, दो का दो का तीन और चार का चार, डी में एक का तीन, दो, दो का दो का चार और चार का एक। बताइए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ज्ञान गीता केशव दास, ज्योत्सना सुमित्रानंदन पंत और नवरस सेठ गोविंद दास। देखो, जितने भी सेठ होते हैं वैसे भी रस में ही रहते हैं, तो नवरस आप सेठ गोविंद दास से कर सकते हैं। ठीक है, और देव माया परपंच, देव का, देव देव से याद रख सकते हैं। इस हिसाब से एक ठीक हो जाएगा। आगे देख, जो मैंने आप बताया पीछे वही है। सूची एक में दी गई पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित की। कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण सदादर्श, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण पंडित। इसको आप एक से भी मैच कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, बाकी नहीं होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बट ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, कवि वचन सुधा, भारतेंदु। ठीक है, ठीक है, यही मैंने कहा था कि सबसे इजी है। तो एक का तीन तो दो में ही है, तो ये तो कट हो जाएगा। अब सेकंड आती है हिंदी प्रदीप, जो क्या बालकृष्ण भट्ट जी का सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत फेमस है, तो आप इससे लगा सकते हैं। ठीक है, रामन प्रताप नारायण मिश्र और सदादर्श लाला श्रीनिवास दास। यहाँ पे आंसर लिखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। मम्मट, भामा, शंकुक और विश्वनाथ। देखिए, अब इस तरीके से तो नहीं आएगा, बट हाँ, इनके बारे में अगर स्टेटमेंट आएगी तो इनका जो समय काल है वो गलत भी दे सकते हैं। और इस तरीके से तो अभी भी आता है, मतलब इस तरीके से अभी भी आ सकता है। ठीक है, मैच करने के लिए कौन से का सही दे रखा, कौन से का गलत दे रखा है। जैसे किसी के आगे, मम्मट के आगे कुछ लिख देंगे और पूछ लेंगे किसका सही दे रखा, किसका नहीं दे रखा सही। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। 14वीं शताब्दी, 9वीं सदी का आरंभ, 11वीं सदी का उत्तरार्ध, छठी सदी का मध्यकाल। एक का दो, दो का चार, तीन का एक, चार का तीन। बी में एक का एक, दो का दो का चार, चार का तीन। सी में एक का चार, दो का दो का चार, ओ सॉरी, तीन का दो और चार का एक। ठीक है, हिसाब से एक का तीन, बी का चार, सी का दो और चार का एक। तो दीजिए, आगे बढ़
देखिए, हम इसका भामा से भी निकाल सकते थे, छठी शती के हैं, शताब्दी के हैं, सबसे पहले भी हैं शायद से, ठीक है। और मम्मट का हो जाएगा 11वीं शती का उत्तरार्ध। शंकुक का हो जाएगा 9वीं शती का आरंभ। और विश्वनाथ सबसे लेट के हैं, 14वीं शताब्दी। यहाँ पे भी लिखा है, देखिए। मम्मट 11वीं शताब्दी, भामा छठी शताब्दी, 9वीं शती, और विश्वनाथ। अगर आपको भामा का पता होता आप तब भी निकाल सकते थे। देखिए, 2 का 4 से एक ही 2 में दिया हुआ है, सॉरी। और विश्वनाथ का अगर आपको पता होता है कि विश्वनाथ 14वीं शताब्दी का, तो आप आराम से डी लगा सकते। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो लाइक करें, और अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में। और इन वीडियो को जो जिस तैयारी कर रहे स्टूडेंट के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और हमें कांटेक्ट करें hindustanat@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं, और UG 2025 पे जुड़कर सारे पीडीएफ्स वगैरह ले सकते हैं।